हेलो डियर्स, दिस इज इंद्रजीत सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू अमन इंद्रा क्लासेस। आज है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2 और हम इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 2 में आज चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस की। थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे ओम्स लॉ की, और ओम्स लॉ को अपनी उस इलेक्ट्रिकल करंट की जो मैकेनिज्म की थ्योरी थी उस थ्योरी से डिराइव करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि हमारी थ्योरी देखो कितनी एक्यूरेट है कि एक एक्सपेरिमेंटल लॉ जो कि हमारा ओम्स लॉ है, एक्सपेरिमेंटल, उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसको हम अपनी थ्योरी से स्टैब्लिश करेंगे कि हाँ देखो हमारी थ्योरी एस्टैब्लिशेस ओम्स लॉ। और उसके बाद थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस पे डिस्कशन करेंगे और उस रेजिस्टेंस के डिस्कशन के बाद हम अपने लेक्चर 2 को कंक्लूड करेंगे। आज का जो एजेंडा है वो ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है और दूसरा रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेना है। लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वहां से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक प्यारा अच्छा सुंदर कंडक्टर हुआ करता था और चीजों को आसान बनाने के लिए सिलेंड्रिकल शेप ले लेना बहुत आसान है, इसका वॉल्यूम लिखना, एरिया लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ये है बैटरी। बैटरी इज अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उससे एनर्जी जनरेट होती है, वो उसके अंदर स्टोर्ड रहती है और वो स्टोर एनर्जी ये चार्ज कैरियर को प्रोवाइड करती है। बैटरी इज अ स्टोरेज डिवाइस, ये करंट और चार्ज नहीं देती। हमने कहा था कि किसी भी एक एंड पे हम अपने मन से जीरो मान सकते हैं, तो कन्वेंशन ये मान के चलना कि लोअर एंड पे तुम्हें जीरो पोटेंशियल मानना है, पर एक ही जगह, एक सर्किट में एक ही जगह, 10 जगह नहीं। यहाँ पर वी पोटेंशियल तभी तो डिफरेंस वी रहेगा। हाँ अच्छा, ये कनेक्टिंग वायर बताई गई थी, तो जहां जहां ये वायर है वहां का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल वी है तो यहाँ का पोटेंशियल भी रहेगा, और यहाँ का पोटेंशियल जीरो है तो पूरे वायर में यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो रहेगा। जो चार्ज कैरियर पॉजिट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ठीक उल्टा मान के चल रहे हैं हम, तो यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन पर इसकी एनर्जी ईवी रहेगी और इस क्रॉस सेक्शन पर जो चार्ज कैरियर आ जाएगा उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। ईवी से लेकर जीरो एनर्जी का जो डिक्रीमेंट हुआ है, जो कमी आई है, वो कमी इस कंडक्टर के अंदर ही आई है। इसका मतलब सारी की सारी ईवी एनर्जी जो है वो हमारा कंडक्टर ही खा गया है। कंडक्टर खा गया का मतलब इसी ईवी एनर्जी से ये कंडक्टर फैन चलाता है, मतलब हमारा फैन चलता है और एसी चलता है, कूलर चलता है, जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सारे इसी ईवी एनर्जी के डिफरेंस से चलते हैं। ईवी एनर्जी इसके अंदर डंप की जा रही है। ली कहां से जा रही है? यहां पर एनर्जी देखो जीरो है और यहां पर एनर्जी ईवी है। बेसिकली यहां से यहां जब आए तो चार्ज कैरियर की एनर्जी बढ़ गई। चार्ज कैरियर की एनर्जी बढ़ाई किसने? बैटरी इज अ डिवाइस जो कि पॉजिटिव चार्ज को लोअर से हायर पोटेंशियल पे लेके जाता है, यानी वर्क करता है, यानी कि अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर वो अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो चार्ज कैरियर जब लोअर पोटेंशियल पे आता है तो बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। बैटरी इज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस और वो एनर्जी ही प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अच्छा गौर से देखो, हमने एक चीज सीखी थी कि रैंडम मोशन की वजह से कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा है। तो रैंडम मोशन की वजह से कोई करंट जनरेट नहीं होता, तो सिर्फ ड्रिफ्ट की वजह से होता है। अच्छी बात। मान लो चिंकी, मिंकी, चिंटू, मिंटू, इसके अंदर ये इस क्रॉस सेक्शन 1 पर किसी समय पर बैठे हुए हैं। ठीक, सबके सब इस दिशा में चल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। ठीक, अब एक बात समझना, सारे के सारे चार्ज पार्टिकल जो हैं वो एक्सेलरेटेड मोशन से चल रहे हैं। क्योंकि गौर से देखो, हम लोगों ने जो थ्योरी करी थी उसमें एक चीज सीखी थी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे और ड्रिफ्ट हो जाएंगे। बेसिकली ड्रिफ्ट जो है, दिस ड्रिफ्ट इज रियली क्रिएटिंग करंट। और ड्रिफ्ट मैंने बोला था कि सब में बराबर बराबर आएगा क्योंकि सबका फोर्स बराबर है, सबका एक्सेलरेशन बराबर है और सबके सब टक्कर के बाद इनिशियली रेस्ट पर आ जाते हैं, थ्योरी कहती है, तो सबकी ड्रिफ्ट बराबर आएगी। अगर सबकी ड्रिफ्ट बराबर आ रही है तो कॉमन सेंस है कि जो ड्रिफ्ट की वजह से वेलोसिटी सबने गेन करी है वो बराबर आएगी। हम इस वेलोसिटी को लिखते कैसे हैं? जो ये ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट अपॉन टाइम इज वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी है बेसिकली, क्योंकि ढां 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 10,000 टक्करें हो रही हैं, कोलिजन्स के बाद थोड़ा सा ड्रिफ्ट आता है, तो इतने सब मोशन के बाद जो छोटा सा ड्रिफ्ट आया है उसकी जो वेलोसिटी है तो वो एक तरह से एवरेज वेलोसिटी, तो उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। एक नई चीज डिफाइन की गई, क्या? इसको बोला गया लैम्डा 1, मतलब मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ, सॉरी, एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच में जो दूरी चली उसमें कोई टक्कर नहीं हुई, इसको बोलेंगे फ्री पाथ। दूसरी दूरी अगेन सेकंड फ्री पाथ, थर्ड फ्री पाथ, फोर्थ फ्री पाथ। तो कंसेक्यूटिव टक्करों के बीच में जो बिना किसी टक्कर के स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रॉन चलता है उस पाथ को बोलते हैं, उस दूरी को बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ। अब बात यह है कि पहला फ्री पाथ और दूसरा फ्री पाथ बराबर हो, इससे कोई गारंटी नहीं, क्योंकि टक्कर तुरंत भी हो सकती है, बहुत देर में भी हो सकती है, सामने कोई पड़ा ही नहीं। तो यहां पर जब टक्करों का नंबर बहुत ज्यादा हो जाए तो यहां पर एक चीज आती है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, यानी कि जब भी कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स
या नंबर ऑफ इवेंट्स इतने बड़े हो जाए, इतने ज्यादा हो जाए, लाखों करोड़ों में इवेंट्स होने लग जाए, तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि उन इवेंट्स को एक एक इवेंट की डिटेल डिस्कशन कर पाए। भाई अगर 10,000 टक्करों के बाद छोटा सा 1 मिलीमीटर का ड्रिफ्ट आ रहा है, तो 10,000 टक्करें क्या बराबर टाइम में आ रही थी? नहीं। क्या बराबर दूरियां चलने पे आ रही थी? नहीं। तो नंबर ऑफ इवेंट्स, टक्करें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि एक एक इवेंट को पढ़ना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। और अगर ऐसा हो जाए कि एक एक इवेंट को स्टडी करना पॉसिबल ना हो, तो बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल साहब ने यह कहा कि आपको ऐसे समय पर एवरेज वैल्यूज पर डिस्कशन करना चाहिए। यानी कि ये जो फ्री पाथ है, अकेले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस लैम्डा 2 का अकेले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन जो ये सारा एवरेज इफेक्ट है, उसके एवरेज का बहुत बड़ा इफेक्ट है। एवरेज को ही पढ़ना चाहिए। तो जब भी कभी नंबर ऑफ इवेंट्स बहुत ज्यादा हो जाए, तो आपको दिमाग में एक बात लानी चाहिए कि हमें चीजों का एवरेज पढ़ना है। तो ये बेसिकली लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस सो ऑन प्लस लैम्डा n, जितनी भी टक्करें हुई डिवाइडेड बाई n, इनको हम लोग बोलेंगे लैम्डा। और ये है मीन फ्री पाथ ऑन एन एवरेज। दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन ने लैम्डा दूरी चली। इसी का दूसरा केस देखो क्या है। दूसरी बात, दो टक्करों के बीच में कंसेक्यूटिव टक्कर, एक के बाद एक, कितना टाइम लिया गया? τ1 रिलैक्सेशन टाइम। दूसरे में कितना लिया गया? τ2 सेकेंड रिलैक्सेशन टाइम, τ3, τ4, τ5 एंड सो ऑन। क्या सारे टाउ बराबर होंगे? नहीं। एक टक्कर तुरंत हो सकती है, एक टक्कर बहुत देर में हो सकती है, फिर वेरी कर सकता है ये टाइम, क्योंकि इतना रैंडम मोशन है कि इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। तो ये सारे अलग हो सकते हैं। पर फिर वही बात कि नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ इवेंट्स इतने ज्यादा है कि एक एक कोलिजन को पढ़ना लॉजिकली नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? एवरेज पढ़ना चाहिए। तो यानी कि जो टाउ एवरेज आएगा, वो टाउ एवरेज की वैल्यू होगी τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस सो ऑन, कहां तक? τn तक डिवाइडेड बाय n। इसको हम लोग बोलेंगे बेटा रिलैक्सेशन टाइम। वैसे तो ये भी मीन रिलैक्सेशन टाइम ही है, पर जनरली मीन शब्द इसके साथ लिख के आता नहीं है, मान के चलना कि भैया ये भी एवरेज ही है। अच्छा एक चीज सोचो, ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड है, ये एवरेज टाइम टेकन है। तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखूं, तो क्या वो टोटल डिस्प्लेसमेंट या एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन ऑन एन एवरेज दो टक्करों के बीच का टाइम ही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, और ये लैम्डा अपॉन टाउ भी लिख सकते हैं। इस बात को आपको पकड़ के चलना है, क्योंकि ये भी काम आएगा। इसको नोट कर लो और इसके बाद की कहानी आगे करते हैं। ठीक, देखो एक चीज डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर का क्या मतलब है? उतने चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, बेसिकली हमारे केस में हम पॉजिटिव पकड़ के चल रहे हैं, तो यहां पर एक चीज डिफाइन करेंगे, छोटा n, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर्स हैं। मान लो कि टोटल कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो V है, और V के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, जो कि मूव कर सकते हैं, करंट कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे? n बाई V। इसी को हम बोल रहे हैं छोटा n, और यही चीज बोल, ठीक है। अब बेसिकली अगर मुझे n पता है, तो जितने भी रीजन का वॉल्यूम मुझे दे दिया जाएगा, छोटे से रीजन का वॉल्यूम, उस रीजन के वॉल्यूम में मैं इस छोटे n में अपने रीजन का वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करूं, तो छोटे से रीजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है पता चल जाएगा। क्योंकि एक वॉल्यूम का पता है, तो जितने वॉल्यूम का पूछेगा हम निकाल सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शन 1, ये क्रॉस सेक्शन 2, ये हायर वोल्ट, ये लोअर वोल्ट, हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई होगी, जिसकी वजह से इन सब पे आगे की तरफ फोर्स लगी होगी। हम इस बात को जानते हैं कि सारे के सारे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड ही हैं, लेकिन हम एक्सेलरेटेड नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है यार एक्सेलरेटेड नहीं है, बेसिकली सबके सब ड्रिफ्ट तो एक ही तरफ ले रहे हैं, और सबके सब मान लो कि किसी एवरेज वेलोसिटी से चल रहे हैं। और मान लो किसी एवरेज वेलोसिटी से चल रहे हैं, वो मान लो वाली एवरेज वेलोसिटी को ही हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है। अच्छा, अगली कहानी देखें क्या है इसके अंदर, कि क्रॉस सेक्शन 1 को चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी क्रॉस करके किसी एक इंस्टेंट पे क्रॉस सेक्शन 2 पर आ गए। क्या ये सारे के सारे पार्टिकल बीडी वेलोसिटी से चल रहे थे? हाँ, क्योंकि सबकी ड्रिफ्ट बराबर थी। सबकी ड्रिफ्ट बराबर है तो सबका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो भी बराबर होगी। हाँ, हम ये कहते हैं कि ये पार्टिकल dt टाइम में 1 से 2 में पहुंच गए। तो ये जो दूरी चली इन चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी ने, कितनी चली? तो बेसिकली ये चली vd टाइम dt टाइम में। देखो स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो बेसिकली ये स्पीड है, ये टाइम है, स्पीड सबकी vd है। dt टाइम में 1 से 2 तक पहुंचे तो डिस्टेंस कितनी चली? इतनी चली।
ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का, इसको मैं ए बोल रहा हूं, क्रॉस सेक्शन के एरिया को ए बोल रहा हूं। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि कितने चार्ज कैरियर्स ने dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस किया, 1 वाले को, तो मैं ये कहता हूं, इसको ऐसे देखो, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी कहां खड़े हैं, 1 पे, और वो दौड़ते 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 कहां आ गए, 2 पर। कितनों ने क्रॉस किया, 1 को। तो जो उस वक्त 1 को जस्ट क्रॉस करके आया, यानी 1 पे जो खड़ा है, उसके आगे के जितने हैं उन्होंने तो 1 को क्रॉस कर लिया, उसके पीछे जितने उन्होंने 1 को क्रॉस नहीं किया। और dt टाइम में सबसे पहले इस 1 पे कौन खड़ा था, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, यानी चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी सबसे आगे हैं, और उनके पीछे जितने भी हैं उन्होंने 1 को क्रॉस किया है। लेकिन कहां तक वालों ने क्रॉस किया है, यहीं तक। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी कहां तक आ गए, 2 पर, और इनके पीछे वाले कितने हैं, इस रीजन में जो चार्ज अवेलेबल है, क्योंकि इसके पीछे वालों ने तो अभी तक 1 को क्रॉस किया नहीं है। चिंटू मिंटू यहां से ये आ गए 2 पर, तो 2 के पीछे वाले जितने उन सब ने इसको क्रॉस किया, लेकिन इसके पीछे वालों ने तो नहीं किया है। मतलब जो इस शेडेड रीजन के अंदर चार्ज कैरियर अवेलेबल हैं, उन्होंने इस dt टाइम में 1 क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर डाला है। हाँ, तो हम कहें कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर का मतलब वही अपना पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो पकड़ के चल रहे हैं, दैट क्रॉस सेक्शन एरिया 1 इन dt टाइम कितना होगा। तो बेसिकली हमें एक बात पता थी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है मालूम है, और अगर इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आ जाएंगे। इस छोटे से हिस्से को देखो, इस छोटे से हिस्से की दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है, vd dt, एरिया कितना है, a। तो अगर मैं वॉल्यूम इसका लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा vd dt, और एरिया लिख दूं तो a, ये टोटल बन गया वॉल्यूम। और वॉल्यूम में अगर मैं नंबर डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दूं n का, तो ये बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। ये आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैज क्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन एरिया 1 इन dt टाइम। ठीक, अब गौर से देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिट्रॉन जो हम पकड़ के चल रहे हैं, इन्होंने 1 को क्रॉस किया है dt टाइम में, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस किया है। तो क्या कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस हुआ है, क्योंकि फालतू पार्टिकल तो नहीं है, दीज आर चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज क्रॉस्ड CS एरिया 1 इन dt टाइम। dt टाइम में कितनों ने क्रॉस किया, कितने चार्ज ने क्रॉस किया। तो टोटल चार्ज की वैल्यू होती है Q बराबर NE। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे पास ये है, इतने चार्ज कैरियर्स ने क्रॉस किया, तो बेसिकली हो गया ये Vd टाइम्स dt टाइम्स A टाइम्स n। और इसके बाद क्या करें, इतने तो इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर किए, इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गए। चार्ज कितना क्रॉस किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज क्रॉस किया। अच्छा, ये है तुम्हारा dq। dq की लिख रहे हो सर, क्यों नहीं लिख रहे हो, अरे लॉजिक है यार कि जब तुम dt टाइम लिख रहे हो तो छोटा टाइम छोटा चार्ज गया होगा। अच्छा, इस dt को नीचे भेज दो, क्या बन गया, dq बाई dt vd a n e। dq बाई dt क्या होता है, ये तो सर I होता है, करंट होता है, और dq बाई dt लिखा है तो इंस्टेंटेनियस करंट है इस पर्टिकुलर। अच्छा, इसीलिए तो dt टाइम है, क्योंकि एवरेज की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं हम, इंस्टेंटेनियस करंट की चर्चा कर रहे हैं। गौर से देखो, I की वैल्यू क्या बनी, NeaVd, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं, बट 1 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, आता है हर बोर्ड में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, रटा होना चाहिए। I इक्वल्स NeaVd। n क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। प्रॉब्लम है इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, क्या कि किसी भी एक कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। जैसे मान लो कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो चार्जेस की स्पीड बदल जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बदल जाएंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदल जाएगी। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, ये तो हमने क्वालिटेटिवली कर लिया, सब कुछ कर डाला, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन के दौड़ने पर हम ये तो नहीं चेक कर सकते कि इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर दौड़ा था या 4 सेंटीमीटर दौड़ा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पहली वाली से दूसरी वाली टक्कर के बीच में 1 मिलीमीटर दौड़ा था, दूसरी से तीसरी वाली में 1 फेम्टोमीटर, नहीं कर सकते ये, है ना। कितने मिलीमीटर कितने माइक्रोमीटर दौड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये मेजर कर पाना, इस बात को देख पाना, जज कर पाना मुश्किल है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ लेना तो ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्टों ने कर करके दे दी वैल्यूज और आप रख रख के आंसर निकालने अलग बात है, बट डेली लाइफ में स्टूडेंट के तौर पे, स्कूल लेवल पे हम लोग ये एक्सपेरिमेंट्स कर नहीं सकते, इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रियल वैल्यूज हमें इतनी आसानी से नोन नहीं होंगी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी आसानी से हमें मालूम नहीं चल सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितनी बार टक्कर कर रहा है हम इतना रैंडम है कि हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि दिखता नहीं है तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स हमें ढूंढने चाहिए जिन पैरामीटर्स पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है, और उन पैरामीटर्स से करंट कैसे इफेक्ट होता है अगर ये बात पता चल जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर इस इक्वेशन से आ जाएगी। हाँ, इसका मतलब ये इक्वेशन है तो बहुत सुपर्ब, लेकिन एक्सपेरिमेंटली थोड़ी सी परेशान करने वाली है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रियल वैल्यूज हमें इतनी आसानी से पता नहीं होती। तो अब जो टारगेट है वो ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को दूसरे किसी ऐसे टर्म्स में निकाला जाए जो फैक्टर्स हमें पता हो, हम गवर्न कर सकें। पोटेंशियल डिफरेंस हम गवर्न कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम गवर्न कर सकते हैं, बैटरी लगाई ना, कंडक्टर की लेंथ हम गवर्न कर सकते हैं, कितना बड़ा कंडक्टर लेना, कितने एरिया का कंडक्टर लेना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना, बैटरी पे डिपेंडेंट है। लेंथ और वोल्टेज से डिसाइड होगा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही। तो ये फैक्टर्स वो हैं जो हम तय करेंगे कितना अप्लाई कर रहे हैं, और ये डिसाइड करने के बाद बात खत्म हो जाएगी और बिंदास अगर ये चीजें वोल्टेज पे वीडी डिपेंड करता है तो अब वीडी को कैलकुलेट भी कर पाएंगे। तो फिलहाल तो इसको इरेज कर रहा हूं, इसको नोट कर लो, और इसके बाद वीडी की डिपेंडेंस उन सब पे निकाल के देखते हैं। आओ देखो अब चर्चा, मैंने इसको पता नहीं क्यों इरेज किया, मुझे सिर्फ थ्योरी इरेज करनी थी, खैर कोई बात नहीं। मेरे पास करंट का जो फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला लिख देते हैं, I = NEABD, ये करंट का फॉर्मूला है। एक चीज समझना बेटा, जो मेरा पॉजिट्रॉन है उस पर क्या इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी। कंडक्टर की बातें याद करो, जो अभी कंडक्टर बना था, छोटा सा एक बना देता हूं कि वही दोबारा से, ये V वोल्ट है, इधर 0, इधर V, इधर V, इधर 0, तो हायर टू लोअर इस दिशा में, घटते हुए पोटेंशियल की दिशा में। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक। ये E एक्सटर्नल है, और E एक्सटर्नल की वैल्यू V/L होगी, जहां पे L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये पॉजिट्रॉन इस दिशा में भाग रहा है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होने की वजह से पॉजिट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, तो E लगेगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, E/m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली। तो ये एक्सेलरेशन। अच्छा, थ्योरी ये कहती थी कि जब पार्टिकल दो टक्करें करता है, यहां टक्कर हुई, फिर यहां टक्कर हुई, फिर यहां टक्कर हुई, फिर यहां टक्कर हुई, तो इंस्टेंटेनियसली पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ जाता है। एक टक्कर के बाद इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आता है, उसके ऊपर ये E फोर्स लगती है, E/m एक्सेलरेशन आता है, फिर से दौड़ता है। तो बेसिकली इस तरह से पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे होता है। गौर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज आपने बैटरी से लगाया है, कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आ रही है वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कांस्टेंट होने से चार्ज तो कांस्टेंट है ही, मास भी कांस्टेंट है, तो बेसिकली ये जो एक्सेलरेशन है दिस कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। और जैसे ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन दिमाग में आती है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना एक नॉनसेंस चीज है, लेकिन अगर मान के चले कि इलेक्ट्रॉन ने रिलेटिविस्टिक स्पीड ऑक्यूपाई नहीं किया है, एक्वायर नहीं करी है, तो फिर ये अप्लाई करने में कोई बुराई भी नहीं है, इसलिए हम ये करते भी हैं। और बिना बोले माना जा सकता है कि लाइट की स्पीड को अप्रोच नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन, बहुत धीमे चल रहा है। अच्छा, S = ut + ½ of at², ये सेकंड इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अब एवरेज की चर्चा हम कर रहे हैं, दिमाग में इस बात को भरना है। और किसी भी दो टक्कर के बीच में इनिशियली वेलोसिटी 0 होती थी, जैसे एक टक्कर हुई वैसे इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे आया और उसके बाद फिर एक्सेलरेट हुआ, आगे बढ़ा। और अगर ये एवरेज करके दो ही टक्कर मान के चले तो इनिशियली तो पार्टिकल रेस्ट पे ही था, तो इसलिए u 0 हो जाता है। जो S है एवरेज डिस्प्लेसमेंट, उसको तो मीन फ्री पाथ बोला जाता था, लैम्डा इज इक्वल टू ½ ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू E/m है, और जो टाइम टेकन है दो कंसेक्यूटिव टक्कर के बीच में वो तो टाउ हुआ करता था, तो टाउ स्क्वायर हो गया रिलैक्सेशन टाइम। एक टाउ को उठा के नीचे भेज दो तो लैम्डा बाई क्या लिख दिया गया, टाउ। मजा आ गया। जैसे ही लैम्डा अपॉन टाउ नीचे आया, वैसे ही क्या पता चला, E/m × 1/2 × टाउ। ये क्या चीज है, अभी अभी सीखा था कि लैम्डा बाई टाउ मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, इसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जा रहा था। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। वीडी का फॉर्मूला कम्स आउट टू बी ½ of E/m × टाउ। मजा आ गया। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट के फॉर्मूला में पुट कर दो। करंट का फॉर्मूला क्या है, NEABD। VD की जगह क्या रखें, ½ E/m × टाउ। अब क्या हुआ, गौर से देखो, n E² A अपॉन 2m, ठीक। फिर यहां पे आया टाउ और यहां पे आया E, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो क्या लिखा हुआ है, V बाई एल ये लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या हुआ, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई 2m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाई एल। मैं V को अकेला कर रहा हूं, बाकी सबको उधर भेज रहा हूं, ये करंट की वैल्यू थी। अब देखो क्या करेंगे, 2m को ऊपर भेजते हैं, 2m इंटू एल, ये एल भी ऊपर चला गया, अपॉन एन ई स्क्वायर, टाउ नीचे आ गया और ए भी नीचे आ गया, आई इधर ही रहा बराबर भी। समझ आया क्या किया, 2ml को ऊपर भेज दिया, एन ई स्क्वायर टाउ ए को नीचे भेज दिया और आई तो यहां था ही था। गौर से देखो, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये है कंडक्टर में बहने वाला करंट। गौर से देखो, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, ये पूरी चीज कांस्टेंट है। तो क्या मालूम चला कि V बाई आई बराबर कांस्टेंट। ये क्या होता था, ये तो ओम्स लॉ होता था। ध्यान रखना, V इक्वल्स आई आर ओम्स लॉ नहीं है, V बाई आई इज कांस्टेंट, ये ओम्स लॉ है। और ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस ही बेसिकली निकल के आता है, लेकिन रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है वोल्टेज के साथ। जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तभी तक वो ओम्स लॉ है। अच्छा, मतलब जो थ्योरी हमने बनाई, डेवलप की, उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक बेसिक डेफिनेशन से हमने ओम्स लॉ प्रूव कर दिया, जबकि ओम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर फिर भी हमने अपनी थ्योरी से उसको एस्टैब्लिश किया। इसका मतलब जो थ्योरी डेवलप की गई करंट इलेक्ट्रिसिटी की, एकदम बिंदास परफेक्ट है। लेकिन ध्यान रखें, जो थ्योरी डेवलप की गई है ये मेटालिक कंडक्टर्स के लिए ट्रू है, क्योंकि हम मेटालिक कंडक्टर्स के चार्ज वगैरह की बातें करके चल रहे हैं, है ना। मेटालिक कंडक्टर्स के लिए तो 100% ट्रू है, बाकी सबके लिए कितनी है कितनी नहीं है वो तो बात का विषय है, अभी उस पर जाना नहीं है फिलहाल। ये जो डॉटेड लाइंस के अंदर लिखी हुई कहानी है, ये बेसिकली मेरा रेजिस्टेंस बन गया। अगर ये रेजिस्टेंस बन गया तो अब देखो, यहां लिख देता हूं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना 2ml बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। बचपन में हमने एक चीज सीखी थी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, यानी इस चीज को अलग कर दें तो जो ये आ रहा है इसी को तो हम रो बोलेंगे, और यही तो हमारी रेजिस्टिविटी होगी, यही तो हमारी रेजिस्टिविटी होगी। ये रेजिस्टिविटी। तो बेसिकली हमने डिफाइन कर दिया रेजिस्टिविटी को, हमने डिफाइन कर दिया रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ओम्स लॉ वेरीफाई कर दिया, बात अपनी खत्म हो गई। अब यहां से चर्चा किसकी चालू होगी, रेजिस्टेंस की। आइए देखिए रेजिस्टेंस की, तो इरेज करें, इसको नोट कर लो और फिर इस रेजिस्टेंस वाले पार्ट पे डिस्कशन करते हैं। 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ध्यान रखें, फॉर्मूले अच्छी तरह से हमें याद है, आपको भी याद होने चाहिए। 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। आओ देखो, रेजिस्टेंस हमारा क्या है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लिखा 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, जिसमें रो एल बाई ए करने पर यह मालूम पड़ता है कि रो की वैल्यू है 2m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। अब गौर से देखो, कहानी क्या है कि ये जो n है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ये हर कंडक्टर का अलग अलग है। आयरन के एटम्स अलग नंबर में होंगे किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो उनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे। कॉपर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग संख्या में होंगे, जिंक के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग संख्या में होंगे, सिल्वर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग संख्या में होंगे। इसका मतलब ये अलग अलग मेटल के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी अलग अलग होगी। हाँ, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है, और इस रेजिस्टिविटी का एक और नाम दिया जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैं इस पे चर्चा करूंगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे, पर अभी नहीं, ठीक, थोड़ी देर बाद चर्चा होगी या अगले लेक्चर में चर्चा होगी। फिलहाल इस पे अभी इतना नहीं बोल रहे हैं। पर जो इसको हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे कि रेजिस्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल का फंक्शन होने का क्या मतलब है कि गौर से देखो, ये जो n है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर अवेलेबल इन यूनिट वॉल्यूम, ये हर एक मेटल के लिए अलग है, क्योंकि सबके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो अलग अलग होगी। अगर सबके इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है, इस n के फैक्टर की वजह से ये मटेरियल का फंक्शन है। दूसरी बात, ये आया टाउ। टाउ क्या कहता है, टाउ ये बात बोला करता है कि भैया ये रिलैक्सेशन टाइम है, दो टक्करों के बीच में कितना समय लग रहा है। मान लो कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया कंडक्टर का,
जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। सबको ये बात पता है कि अगर हम थोड़ा बहुत एवरेज केसेस लेके चलें तो जो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ते थे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, वो वाला सीन अगर लेके चले, kT के प्रोपोर्शनल लेके चले, 3/2 तो ना भी माने, kT के प्रोपोर्शनल लेके चले तो भी टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तेजी से भागेंगे तो रैंडम मोशन और ज्यादा बढ़ेगा, यानी टक्करों की संख्या बढ़ेगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो दो टक्कर के बीच का टाइम घटेगा क्योंकि जल्दी जल्दी टक्करें हो रही होंगी। तो जैसे ही ये कोलिजन का टाइम घटेगा, घटते ही ये, जैसे देखो गौर से, जैसे ही ये टाउ घटा तो डिनोमिनेटर का संख्या घट रही है, तो बेसिकली टोटल रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि यार ये जो टाउ है ये अपने आप में टेम्परेचर का फंक्शन है। हाँ, ये टेम्परेचर का फंक्शन है। अब रेजिस्टेंस के बारे में दो बातें पढ़ी थी, ये दो चीजों का फंक्शन है। एक तो डायमेंशंस पर भी डिपेंड करता है, साइज पर। साइज देखो कैसे, लेंथ और एरिया, तो डायमेंशन पर तो डिपेंड किया। दूसरी बात मटेरियल पे डिपेंड करता है, और मटेरियल पे हम लोग बोला करते थे कि रो पे डिपेंड करता है। देखो 2m² तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास 400 कांस्टेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, किसकी वजह से थी? इस फैक्टर की वजह से, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब ये टाउ वाला फैक्टर टेम्परेचर पे डिपेंड करने लग गया, तो रेजिस्टेंस तीन चीजों का फैक्टर हुआ करता था, तीन चीजों का फंक्शन हुआ करता था, और ये चीज होती थी टेम्परेचर। रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब होता था? ओम्स लॉ वैलिड था कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर होने का मतलब इफ यू फिक्स अ मेटल तो पक्का पक्का एन तो कांस्टेंट हो गया, और अगर आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो भाई साहब ये टाउ भी कांस्टेंट हो गया। तो कॉमन सेंस से पूरी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गई। लेंथ और एरिया अगर आपने फिक्स किया, कंडक्टर उठा लिया, तो कंडक्टर उठाने के बाद तो कॉमन सेंस है क्या, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब है कि ओम्स लॉ बन गया। रियलिटी ओम्स लॉ की यही है, मैं डिस्कस करूंगा ओम्स लॉ को डिटेल में, तो सिखाऊंगा कि V बराबर IR होल्ड करता है, जबकि ओम्स लॉ होल्ड ना भी करे, इसलिए ओम्स लॉ V बराबर IR नहीं होता। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी की चर्चा करो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की चर्चा करो। ये दो ही चीजों का फंक्शन है, पहला तो मटेरियल और दूसरा डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन नहीं, टेम्परेचर। यानी जो रेजिस्टेंस है वो साइज पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी साइज पर डिपेंड नहीं कर रही। अब इसमें दोनों में टेम्परेचर का फंक्शन आ गया, तो मैं टेम्परेचर के फंक्शन की चीज अलग पढ़ाऊंगा, और एक बार टेम्परेचर का फंक्शन पढ़ाने के बाद हम ये कह लेंगे कि जीवन में कभी टेम्परेचर के फंक्शन की तरह सवालों को नहीं लगाना है। यानी कि जब भी कहा जाए ना कहा जाए, अगर स्पेशली बोले कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब तो टेम्परेचर का फंक्शन के सवाल आएंगे, वरना ना बोला जाए तो मान के चलना है टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिंदास ओम्स लॉ होल्ड कर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। कुछ छोटी छोटी बातें क्या, देखो कंडक्टर की चर्चा करो और सेमी कंडक्टर की चर्चा करो, और पूछो कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के साथ क्या होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर दो बातें हैं, एक तो n और एक टाउ। जो कंडक्टर है उनके ऑल इलेक्ट्रॉन का फ्री टू मूव, तो जब सारे ही फ्री है तो मैं कहां से पैदा कर लोगे इलेक्ट्रॉन? नहीं तो नहीं ला पाओगे, इसलिए n कांस्टेंट होता है कंडक्टर के लिए। टेम्परेचर बढ़ाने से जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है, तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, जल्दी जल्दी टकरें होती हैं, तो टाउ डिक्रीजेस। As tau decreases, rho increases, and as rho increases, resistance increases। तो हम ये 10th क्लास में पढ़ के आते थे कि जो कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक, सेमी कंडक्टर की चर्चा करो, यहां टेम्परेचर बढ़ाओ, तो यहां पे n जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। पहली बात, सेमी कंडक्टर की खास बात ये, दो चीजें डिफाइन की जाती है, मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता हूं। एक है वैलेंस बैंड और एक है कंडक्शन बैंड, VB और CB। वैलेंस बैंड वो है जिसके अंदर आखिरी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड उससे ठीक ऊपर वाला। इंसुलेटर की प्रॉब्लम ये है कि कंडक्शन बैंड वो बैंड है जहां पर अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो न्यूक्लियस का जो बाउंडेशन है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी दौड़ सकता है। इंसुलेटर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? वैलेंस बैंड में। और ये जो गैप है एनर्जी का, ये बहुत ज्यादा होता है, तो इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर पाते कि वैलेंस से उछल करके ऊपर कंडक्शन में चले जाए और कंडक्ट करने लग जाए, इसीलिए वो इंसुलेटर होता है। कंडक्टर के अंदर की प्रॉब्लम यह है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की दूरी इतनी कम होती है कि मान लो कि एक दूसरे पर इमर्ज होते हैं, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं। अगर कंडक्शन और वैलेंस बैंड एक ही हो गए तो यानी कि यह मतलब हुआ कि वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन का फ्री टू मूव तो कहीं भी घूमेंगे। हाँ, तो कोई एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, बिंदास इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इसीलिए वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। सेमी कंडक्टर की प्रॉब्लम यह है कि वैलेंस बैंड अलग है, कंडक्शन बैंड अलग है, पर गैप इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाओ तो वैलेंस बैंड से उछल कर एक इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। यही डिफरेंस है तीनों में। 2 मिनट रिवाइज करके सुन लेना तो अच्छा लगेगा। ठीक, मैं इसमें ज्यादा टाइम देना नहीं चाहता हूं। n जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर n कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि
यहां से पॉजिट्रॉन को उछाल करके ऊपर पहुंचाया जा सकता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाया जा सकता है आसानी से टेम्परेचर बढ़ाकर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल, जो कि फ्री है कंडक्शन में है, वो बढ़ जाएंगे। एक बात तो तय है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, तो टाइम तो कॉमन सेंस से घटेगा ही घटेगा। अब दो बातें आ गई, टाइम के घटने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है और एन के बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटती है। उत्तरी तो एक ऐसा फैक्टर है जो रेजिस्टिविटी को घटा रहा है और एक ऐसा फैक्टर है जो रेजिस्टिविटी को बढ़ा रहा है, कौन जीतेगा? तो दिमाग में एक बात रखो, कंडक्शन बैंड में पहले से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, तो आपस में टकरे होने की इन कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। नए इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हुए तो इतनी ज्यादा टकरे नहीं बढ़ेंगी जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो बेसिकली ये जो फैक्टर है एन का, दिस डोमिनेट, और टाउ डोमिनेट नहीं करता। तो बेसिकली इसके घटने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी, इसके बढ़ने से रेजिस्टिविटी घट रही थी, तो ये डोमिनेट करता है, तो रेजिस्टिविटी टोटल घट जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस घट जाती है। और हम कहते हैं कि सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ घटती है, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ये बातें आ गई, क्लियर है मेरी बात? आई होप क्लियर होगी। अच्छा, इसको हटाते हैं, 2 मिनट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर चर्चा करते हैं। अच्छा, एक बात और समझना कि ये जो 2ml/n² फॉर्मूला लिखा है, इसमें ये 2 का फैक्टर कई किताबों में नहीं दिया होता है। डू नॉट कंसीडर कि वो किताबें जो 2 लिख के दे रही है गलत है, या जो 2 नहीं लिख के दे रही है वो गलत है। दोनों ही आंसर सही होते हैं। ये अजीब सी बात है, लेकिन हाँ, दोनों सही होते हैं। ठीक, जनरली ये बताया नहीं जाता है, पर हाँ 2 और 2 ना भी हो तो दोनों सही है। ठीक, अच्छा गौर से देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम हुई। रेजिस्टिविटी क्या बनेगा इस वाले फॉर्मूले से? देखो, वो बनेगा R/A/L। ये क्या बना? ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बना बेटा? ओम इंटू मीटर। ठीक, ये रेजिस्टिविटी बनी। इस रेजिस्टिविटी का ठीक उल्टा एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, और ये नाम होता है इसका कंडक्टिविटी। और ये कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी भाई? कंडक्टिविटी का मतलब इसका ठीक उल्टा, यानी L/RA, यानी कि इसकी यूनिट उल्टी हो जाएगी, 1/ओम मीटर हो जाएगी। इसको ऊपर ले जाओगे तो ओम की पावर -1, मीटर की पावर -1, इसी को ओम की पावर -1 को इन्वर्ट को उल्टा लिख देते हैं, और इसको लिखते भी ऐसे हैं, महो पर मीटर। ओम की जगह महो लिखने लग जाते हैं, उल्टा कर देते हैं। और जैसे ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की जगह पे एक चीज होती है, इसको जी से डिनोट करते हैं और नाम होता है बेटा कंडक्टेंस। ठीक उल्टी डेफिनेशंस हैं, इनमें कोई बहुत मतलब दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है कि जैसे रेजिस्टेंस ही अपने आप में ऐसी चीज है कि हमने मान लिया गया रेजिस्टेंस है, जो कि जितनी टकरे हो रही हैं उनको डिनोट कर रहा है कि जितनी ज्यादा टकरे होंगी उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा। टक्करों की संख्या नहीं है रेजिस्टेंस। मैं भी धीमे धीमे इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा। बेसिकली रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू एनर्जी लॉस। जितना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस बेसिकली एनर्जी लॉस से जुड़ा होता है, वो नंबर ऑफ टक्कर से नहीं जुड़ा होता है। पर हाँ, एक बात सच है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टक्कर होंगी उतना ज्यादा लॉस होगा। तो एक तरह से वो क्वालिटेटिवली बता रहा है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब टक्कर ज्यादा है, पर ओवरऑल अगर तुम देखो तो रेजिस्टेंस सही मानों में एनर्जी लॉस से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से मास एनर्जी से जुड़ा है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये बन गया बेटा 1/ओम, और 1/ओम को क्या लिख सकते हो? ओम की पावर -1, और इसी को क्या लिख सकते हो? महो। ये दो चीजें। और ये जो चीज लिखी गई ना, ये रो, इस रो को अगर तुम देखो तो इस रो की एक नाम होता है जिसका नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टिविटी पढ़ा करते थे और अब इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलेंगे। एक ही आदमी, दो नाम है, कोई अंतर नहीं है। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, मैं इसको इरेज करता हूं पूरे को और फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे आता हूं। रेजिस्टेंस की बहुत डिटेल डिस्कशन अगले टर्म पे करेंगे, फिलहाल नहीं, बहुत डिटेल डिस्कशन। देखो ऐसा कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना R/A/L। मैं कहूं कि एरिया को 1 यूनिट ले लो, लेंथ को भी 1 यूनिट ले लो, तो रो की जो वैल्यू बनेगी क्या बन जाएगी? R। ओके, यानी कि उस कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 यूनिट है और उसका एरिया और क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट है, इन दोनों को 1 यूनिट करने के बाद उस कंडक्टर की जो भी रेजिस्टेंस होगी वही उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। स्पेसिफिक का मतलब ही है। तो क्या बना? द रेजिस्टेंस ऑफ unit length conductor having unit cross section area is called
इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 यूनिट हो, ऐसे कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वही उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी कहलाएगी। यूनिट अभी आपके सामने लिख दी थी। इतनी सी बातों को आप रिवाइज करिए। इसके बाद हम रेजिस्टेंस में लेंथ क्या होती है और एरिया क्या होता है, इन दो बातों पर अच्छा डिस्कशन करेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि लेंथ और एरिया रेजिस्टेंस में आखिर लिखे कैसे जाते हैं। और उसके बाद एच.सी. वर्मा बुक के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स करेंगे जो कई अच्छी किताबों में दिए हैं। फिर रेजिस्टेंस वायर को जोड़ना, उनको डबल करना, ट्रिपल करना, स्ट्रेच करना, इस तरह की चीजें सीखेंगे। उसी में सीरीज पैरेलल पे आ जाएंगे। तो धीरे धीरे सर्किट थ्योरी में एंटर करेंगे, करंट डेंसिटी सीखेंगे। फिलहाल अगले लेक्चर का टारगेट ये रहेगा कि रेजिस्टेंस की डिटेल्ड डिस्कशन किया जाए, रेजिस्टेंस का डिटेल्ड डिस्कशन किया जाए। फिलहाल पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और ज्वाइन करिए एआईसी को। ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए मान के चलिए कि बोर्ड्स के लिए और जेई के लिए बहुत प्राइम, मतलब इसको कहें प्रीमियर इंस्टीट्यूट कानपुर साउथ में है और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। और अगर आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करना है तो हमारे लेक्चर्स को फॉलो करिए, क्लासेस को फॉलो करिए, ज्वाइन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टे ट्यून। इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 3 के लिए 2 आज खत्म हुआ, कल करेंगे लेक्चर 3। तब तक के लिए थैंक यू।